लास्ट हमने जो भी एब्जॉर्प्शन, सॉरी, अपॉर्चमेंट देखी थी, अपॉर्चमेंट, या हम किस तरह से कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, बट वो इट्स मोर इन डिटेल। ठीक है, जैसे कि हमने सारी कॉस्टिंग और इससे पहले एलोकेशन देखी, फिर उसकी जो है हमने अपॉर्चमेंट देखी। देन उसके बाद ये क्या हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, विच इज कॉस्ट कंट्रोल। जी। तो बेसिकली होता ही ये है कि हमारी जो भी कॉस्ट होती हैं, उसमें हमारी कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो कंट्रोलेबल होती हैं। ठीक है, और कुछ कॉस्ट जो होती हैं हमारी वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं। सही। जी। तो फॉर कॉस्ट कंट्रोल पर्पसेस, यानी कि हमें हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या, हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी सेग्रीगेट कॉस्ट विच आर कंट्रोलेबल, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सी कॉस्ट है जो कि कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो हमने इन डिटेल इन प्रीवियस टॉपिक्स कॉस्ट क्लासिफिकेशन में देखा था कि कुछ कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ हमारी अनकंट्रोलेबल होती हैं कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, विच इज द जॉब ऑफ कॉस्ट सेंटर मैनेजर। तो ये काम ये कॉस्ट सेंटर मैनेजर करते हैं। अच्छा, जो कॉस्ट हमारी कंट्रोल नहीं हो सकती, सच कॉस्ट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मशीन ग्रुप सुपरवाइजर्स, यानी कि जो हमारे वहाँ के सुपरवाइजर्स, हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटी के जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जैसे कि रेंट या इंश्योरेंस वगैरह, तो दैट वुड बी चार्ज टू द जनरल सेंटर एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ से द फैक्ट्री मैनेजर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट सुपरवाइजर से हमारे कंट्रोल नहीं होगी, तो वो हम उसको क्या करेंगे, उस कॉस्ट को एज अ जनरल सेंटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो हमने देखा था इन प्रीवियस टॉपिक के, हमारे जो ओवरहेड्स हैं उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देन हमारे पास हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर हमारे पास एक फोर्थ कैटेगरी थी विच इज जनरल। ठीक है, तो हम जो है वो कॉस्ट जो है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल सेंटर में। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे कॉस्ट मैनेजर की या फैक्ट्री मैनेजर की, उसे कंट्रोल करना। सो कॉस्ट सेंटर वुड देन बी एलोकेटेड ओवरहेड इन टू स्टेजेस। तो वहां पे जो कॉस्ट सेंटर होंगे सॉरी, ठीक है, तो देन बी एलोकेटेड अलॉटेड ओवरहेड इन टू स्टेजेस, यानी कि जो हम वहां पर अब दो स्टेजेस में, ठीक है, यानी पहले स्टेज में फिर हम क्या करेंगे कि हम पहले कंट्रोलेबल कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, देन उसके बाद अपोर्शन कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द जनरल कॉस्ट सेंटर। फिर वो जो हमारे लिए कुछ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होंगी उसे हम जनरल कॉस्ट सेंटर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो पहले ये चीज हम आज देखेंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी। तो जो फिर हम एलोकेशन के बाद जो भी हम उसकी टोटलिंग करेंगे, तो उसमें हम ये सब टोटल जो होगा उसका वो हम एलोकेट कर देंगे फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन।
ठीक है, और जो हमारा ग्रैंड टोटल होगा उसे हम यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन पर्पसेस के लिए। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास दिए हुए हैं 5 डिपार्टमेंट, नहीं आई गेस 6 है। ठीक है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एंड 2 मशीन शॉप्स, इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 3 हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये मशीन शॉप ए, बी एंड असेंबली, these 3 are production departments, and stores engineering services एंड लास्ट जनरल सर्विसेज। ये हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है। अच्छा, इनके यहाँ पे हमें कुछ इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हमें कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इनडायरेक्ट वेजेस, कंज्यूमेबल सप्लाईज, ये हमारी ओवरहेड कॉस्ट होती हैं ये दोनों। ठीक है, तो हमने ये जरूर देख लेना है कि हमें दिया हुआ क्या है। अगर ये हमारा डायरेक्ट वेज अगर गिवन होता या यहाँ पे डायरेक्ट लेबर गिवन होता तो वो हमारे लिए ओवरहेड कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी हमारे पास एडिशनल कॉस्ट कह लो एक तरह से दिया हुआ है। तो ये भी हम देखेंगे कि इधर दे आर ओवरहेड कॉस्ट और नॉट। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो ये भी हमारा ओवरहेड कॉस्ट है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, ये भी हमारी ओवरहेड है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, पावर, लाइट एंड हीट, रेंट एंड रेट्स, सो ऑल ऑफ दीज आर overhead cost। ठीक है, and and then some of the notes also have been given here, जो जो कि हम इसको आगे किस तरह से यूज करना है वो देखेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेशल फायर रिस्क मशीन शॉप ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेशल लोडिंग फॉर इंश्योरेंस द बिल्डिंग, दिस रिजल्ट इन अ टोटल बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। यानी कि ये इंश्योरेंस कॉस्ट की जब हम वो सारी डिवीजन करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे किस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन इसी तरह से हमारे पास जनरल सर्विस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी। ये भी हमारे जो है इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल्स विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर इन द सेम प्रोपोर्शंस as shown above for consumable supplies, the following data is also available। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स का जो भी इशू है, जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल्स इशू कर रहे हैं तो उसका प्रोपोर्शन सेम है फॉर कंज्यूमेबल सप्लाईज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सारी चीजों को हमने यूज करना है, इनको यूज करते हुए किस तरह से कॉस्टिंग करनी है बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एडिशनल डेटा भी दिया हुआ है, जैसे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, यानी कि ये हम बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी यहाँ पे हमें दी हुई है, जो कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन की जो वो एक्सपेंस है उसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। वो एंड एरिया स्क्वायर हमने कहाँ कहाँ पे लेना है, पावर कंजम्पशन वो हमने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एंड देन हमारे पास लास्ट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर आवर्स, कैपेसिटी मशीन्स आवर्स। तो ये अभी हम नेक्स्ट जब काम करेंगे इसकी अपॉर्चमेंट के बाद। ठीक है, तो वहां पे ये हम यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें बनाना है क्या है, सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ओवरहेड एनालिसिस शीट। तो ये जो कि हमने कल भी बनाया था, आज हम दोबारा ये बना रहे हैं। ठीक है, द बेसिस ऑफ एनी अपॉर्शनमेंट्स ऑफ ओवरहेड टू डिपार्टमेंट्स, यानी कि हम किस तरह से डिपार्टमेंट वाइज ये सारी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसे हम ओवरहेड एनालिसिस शीट कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये पहला पार्ट ये करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सारे डिपार्टमेंट्स के नेम आ जाएंगे। सही,
तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 3 हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स थे, तो यहाँ पे ये हमने मेंशन कर लिए। देन सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था ओवरहेड कॉस्ट में, वो था हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस थे, ठीक है, और कंज्यूमेबल सप्लाईज। तो ये विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट्स ये दोनों कॉस्ट ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना इस बुक में, इसकी ये जो यहाँ पे सारी ये अलाइनमेंट है, इसकी सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे इनडायरेक्ट वेजेस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस इनडायरेक्ट वेजेस की जो कॉस्ट है यहाँ पे वो दी हुई है, ठीक है। मशीन ए हमारे पास इस डिपार्टमेंट की, इसी तरह से हमारे पास मशीन शॉप बी था, ठीक है। तो उसकी उस डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट वेजेस जो भी हमारे पास, हमने एज इट इज यहाँ पे उतार ली। इसी तरह से कंज्यूमेबल सप्लाईज की विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट्स ये हमने यहाँ तक कर लिया। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जो कि हमारे पास ये इन टोटल दिया हुआ है 22,000। अब हमने इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो ये हमारे पास बुक वैल्यू दी हुई है मशीनरी की, ठीक है। क्या हमारे पास मशीनरी शॉप ए जो हमारे पास है, इस डिपार्टमेंट की जो मशीनरी की बुक वैल्यू है वो है 60,000। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो उसकी बुक वैल्यू विद 45,000। तो हमारे पास इसी तरह से टोटल 6 डिपार्टमेंट्स की जो है कितनी बुक वैल्यू बनती है हमारी, 15,000, 1,50,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1,50,000 को डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 60,000 को हम डिवाइड कर लेंगे 1,50,000 से। तो ये हमारे पास इस एक की जो है कैलकुलेट करने की हमारे पास ये आ जाएगा, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा डेप्रिसिएशन था 22,000, सही है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, जी। एक मिनट, ठीक है। तो हमारे हम सबसे पहले ये मशीन ए जो है हम उसकी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मशीन ए की जो बुक वैल्यू थी वो थी 60,000, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाय 1,50,000, ठीक है। तो ये इस डिपार्टमेंट की टोटल से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी थी हमारे पास 22,000 रुपीज, सही। तो ये हम इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो जी। क्या आ रहा है, 8,800, ठीक है। ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट का आ गया यहाँ पे। ये वर्ड,
हेलो। हाँ, ये मैं कह रही थी कि 8800 कैसे आया, ये समझ आया? आपकी आवाज ना रुक गई थी। अच्छा, ये मैंने भी वर्ड की फाइल ओपन की थी, वो विजिबल हो रही थी, शेयर हो रही थी? नहीं। नहीं हुई? ओके, मैं अभी दोबारा से दिखाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट की है मशीनरी की, तो सबसे पहले हमारे पास देखो क्या गिवन था, हमारे पास मशीनरी की टोटल कॉस्ट गिवन थी जो कि थी 22,000, सही है। तो अब हम ऑल डिपार्टमेंट्स की हमने कैलकुलेट करनी है, ये थी हमारे पास टोटल, अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग 6 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, तो जो हमारा इंडिविजुअल जो हमारी बुक वैल्यू होगी मशीन की, ठीक है, ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और डिवाइड कर देंगे हम उसकी टोटल कॉस्ट से। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमारे पास मशीन शॉप ए की क्या थी, बुक वैल्यू 60,000, ठीक है, और ये टोटल थी हमारे पास 1,50,000। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों का हमने एक रेशियो ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास वो जो रेशियो आया उसको अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया 22,000 से। तो ये हमारे पास आ गई 8,800 मशीन शॉप ए की जो है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी। इसी तरह से हम जो है क्या करेंगे, बाकी की जो तमाम डिपार्टमेंट्स है उनकी भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मशीन शॉप बी की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, सही। और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22,000 विच इज द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और जो आएगी वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। अब हम इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी भी इसी तरह से ही करेंगे, क्योंकि जो देखो अब पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्वियसली मशीनरी की जो भी हमारी नेट वैल्यू आएगी, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी की कॉस्ट है 4,000, सही। तो अब हम इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी की क्या कॉस्ट थी, 4000। 4,000, ठीक है। और ये हमारे पास ये रेशियो हम ये सेम लेंगे, बट दिस टाइम हम क्या करेंगे, से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4,000 से, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, सॉरी इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 1,600। ठीक हो गया। अब हम बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इंश्योरेंस इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सही।
जी ठीक। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी ये हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इसको अभी इग्नोर कर देना है, ठीक है, ये सब टोटल लिया हुआ है हमारे पास। तो अब हम इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले तो हम ये लिखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग की कॉस्ट है हमारे पास 1800, प्लस उन्होंने यहाँ नोट 1 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्पेशल फायर रिस्क मशीन शॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल लोडिंग ऑफ इंश्योरेंस ऑन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे फायर रिस्क की वजह से तो यहाँ पे एक दैट दैट इज वाई कि जो हमारी मशीन शॉप ए है वो रिस्पॉन्सिबल है एडिशनल इंश्योरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे विच मीन्स कि जो यहाँ पे इन्होंने 1/3 का दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यानी कि जो हमारा 1800 में से 1/3 जो है वो हमारी किसकी कॉस्ट हो जाएगी, वो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये हम 1800 डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। ये रहा इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो ये हम 1800 डायरेक्टली अप्लाई करेंगे 1/3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600। ठीक है। ओके। ठीक। अब जो है हम बाकी का हम किस तरह से मालूम करें। 20। देखो अब जो हम 1800 में से माइनस करेंगे 600 जो आ जाएगा। ठीक है, तो 600, 1800 माइनस 600 तो वो आ जाएगा 1200। ठीक है, तो अब हम उस 1200 को यहाँ पे एस पर दिस बुक वो हम एरिया से करेंगे। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे मशीन शॉप भी हमारा उसका एरिया है 6000। हम्म। 1000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1200। 360। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे देखो बेसिकली क्या किया है, हमारे पास दिए हुए तो यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स की टोटल है। अब हमने देखो करना है क्या है, हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जबकि इसकी हमारे पास कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1800। ठीक है, जी। 1/3 जो है हम 1800 डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600। ठीक है, जो कि हमारी ये ए की जो हमारा डिपार्टमेंट मशीन शॉप ए है, ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी 600। अब हमने बी की किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अब हम बी की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, एरिया। ठीक है, जैसे कि बुक में मेंशन है यहाँ पर, लेट मी शो यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें बुक में कह रहे हैं कि 1/3 हमने मशीन शॉप ए के लिए ले लिया, तो जो बाकी का बच गया वो हमने बैलेंस अपोर्शन ऑन एरिया। तो अब हम 1800 माइनस 600 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1200। ठीक है, और 1200 हो जाएगा 20,000।
ठीक है। तो जब हम, हमारे पास देखो मशीन शॉप बी का जो है वो, सॉरी, एरिया कितना गिवन है, 6000। ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ पे 25,000 नहीं लेना, हमने इसको एक्सक्लूड कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? वर्ड वाली नहीं हो रही, लेकिन बुक वाली हो रही है। हाँ बुक वाली, अच्छा ठीक है, बुक वाली हो रही है ना, सही। अभी उस पे ही थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। जैसे अब हमने देखो इसकी बिल्डिंग इंश्योरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे अब जो है ना टोटल चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 5000 था, इसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे इसमें से, 25,000 में से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 बच जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ले लेंगे 20,000। ठीक है, 20,000। अब फिर जो हमारे पास रेट आएगा, या जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके जो हमारे पास अब रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बच गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1800 थी इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग की कॉस्ट, 1800। ठीक है, अब जब हमने उसका वन थर्ड ले लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1200। ठीक है, ये सही। ठीक है, तो अब हमने इस 1200 को, और ये जो हमारा ये था रेशियो, अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे। ये समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास इस जी आ गया। डिपार्टमेंट बी है, उसकी हमारे पास जो है इंश्योरेंस ऑफ ए बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी 360। ठीक है, जी 360 आ गई। अब इसी तरह से जो है हम बाकी की डिपार्टमेंट्स की भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1200 और जो भी हमारा इसका गिवन है इस एरिया, डिवाइडेड बाय न्यू टोटल। ठीक है, तो जो हमारा न्यू टोटल था 20,000, तो ये हम वन बाय वन करके इन सब की इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग कॉस्ट वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमारे पास पावर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये पावर अलग है, लाइट एंड हीट नीचे अलग है, पावर यहाँ पे गिवन है, और ये जो उसकी जो वो है कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए, वो ऊपर गिवन है। तो अब हम देखते हैं पावर की टोटल कॉस्ट क्या है। हमारे पास पावर की जो टोटल कॉस्ट है वो गिवन है 3600। ठीक है, अच्छा अब हम इसका जो है पावर को हमने एज पर कंजम्पशन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशनल डेटा था, इसमें मशीन शॉप ए जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी पावर कंजम्पशन है 50%। ठीक है, और इसकी हमारे पास टोटल है हमारा ऑब्वियसली 100। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं और जनरल सर्विसेज हैं, उनके हैं ही नहीं, तो हम इनके कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और जो आंसर आएगा उसे हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर की जो है कॉस्ट आ जाएगी। सही। तो यहाँ हमने 1800 इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अगर बल्कि मैं यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ एक बार। टोटल कॉस्ट थी हमारी पावर की 1800। ठीक है,
और हमारे पास जो शॉप ए जो था उसकी हमारे पास क्या है, कंजम्पशन 50%, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, पावर की 3600 है टोटल कॉस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पावर की टोटल कॉस्ट 3600 है। हमारी मशीन शॉप ए जो डिपार्टमेंट है उसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली पावर की कॉस्ट, ठीक है, 1800 आ गया। इसी तरह से हम मशीन शॉप बी की करेंगे, सही। जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मशीन शॉप बी की करने के लिए हम क्या करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 100, और जो आएगा 3600 से हम उसको वो कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 यहाँ पे। ये बाकी के 4 डिपार्टमेंट्स जो हैं हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, देन उसके बाद हम आते हैं लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट जो कि हमारा नेक्स्ट कॉस्ट है। तो लाइट एंड हीट की टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, 3000, सही है। लाइट एंड हीट को हमने एरिया वाइज ही लेना है। यहाँ पे हमने 50 अगेन 5000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये जो हमारा जो भी इसका प्रोपोर्शन आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3000 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लाइट एंड हीट की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सही है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि हमने लाइट एंड हीट को किस तरह से कैलकुलेट किया है। जी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट था रेंट, नहीं सॉरी, हाँ, रेंट एंड रेट। अच्छा, रेंट एंड रेट्स में इन्होंने हमारे पास नोट में भी दिया हुआ था और नीचे भी हमें बताया हुआ है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कहा हुआ है एरिया एक्सक्लूडिंग जनरल सर्विसेज, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर नोट में भी गिवन थी। ये हमारा जिसे रेंट एंड रेट्स की जो है टोटल कॉस्ट है 7500, और नोट 2 में इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, द जनरल सर्विस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी। तो ये जो हमारा जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो हमारा है वो कहाँ पर है, कंपनी जो हम ओन करते हैं वहां पर, यानी हमारे प्रोडक्शन हाउस में नहीं है। इट इज वैल्यूड एट 6000 एंड अ नेशनल रेंट इज चार्ज इनटू कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 18% पर एनम। तो यानी कि जो जो उसकी वैल्यू है हमारे इस डिपार्टमेंट की वो है 6000 रुपीज, और वो हमारा उसका नेशनल रेंट क्या है, 8% पर एनम, जो भी इसकी वैल्यू का 8% होगा, ठीक है। दिस कॉस्ट इज एडिशनल टू द रेंट एंड रेट्स शोन अबव। तो ये जो कॉस्ट अगर आएगी, जैसे 6000 इंटू हम 8% करेंगे तो हमारा आएगा 480, ठीक है। तो ये हमारी एडिशनल कॉस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पे 4000, सॉरी 7500 है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, देखो हम, और जब हमारी जो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है हमने उसको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, देखो ये रहा हमारा जनरल सर्विस डिपार्टमेंट, सही। तो हमने उसकी जो है वो यहाँ पे ओवरहेड्स कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब हम इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। अब हम यहाँ पे न्यू टोटल कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने इसका कैलकुलेट किया था, ठीक है। जैसे हम हमारे जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये रहा,
उसका एरिया हमने एक्सक्लूड कर लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह से फर्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट था उसे एक्सक्लूड किया था, इसी तरह से हम इसे भी एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे। लास्ट हमारा क्या है, रेंट एंड रेट्स। ठीक है, उसकी हमारे पास टोटल कॉस्ट है 7,500, जबकि हमने जिसका जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है वो हमारे मेन बिल्डिंग में, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। सो वी एक्सक्लूड जनरल सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दिस पर्पस हम जो है उसकी जो एरिया वाइज कैलकुलेशन है उसको हम दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मशीन शॉप ए का जो एरिया है वो 5,000 है। ठीक है, ये हम अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डिपार्टमेंट जो कि हमारा मशीन शॉप ए है उसकी हम जो है रेंट एंड रेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय, अब जो हमारा प्रीवियस जो टोटल था वो 25,000 था, तो वो अब हम नहीं लेंगे, सही है। तो हम उसमें से जो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा टोटल था वो माइनस करके लेंगे। ठीक है, तो अब हम जब ये माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,500। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 23,500 लेंगे और जो हमारी यहाँ पे अब कॉस्ट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7,500। ठीक है, ये हम करेंगे तो हमारा 1,500 राउंड ऑफ करके आ गए, माइट भी कि ये पॉइंट में भी आए। ठीक है, कि अगर क्योंकि हम जब हम इसका ये लेंगे इसको जब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे इसकी तो हमारे पास आएगा 0.212, मतलब काफी कैलकुलेटर में एंड तक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब हम उस पूरी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 से तो यहाँ आएगा हमारे पास 1,500। सही, अगर 0.1 से शुरू के 3-4 डिजिट्स लेके अगर हमने उसको अप्लाई किया इस वैल्यू पर 7,050 पर, तो माइट भी यहाँ पर हमारे पास 4,900 जो है समथिंग इस तरह से है, नियर अबाउट 1,500। ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन। सही, अच्छा, ये हमने रेंट एंड रेट्स इस तरह से सबका कैलकुलेट कर लेना है। सही, तो यहाँ पे हमारी 7,550 जो हमारी कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमने उसके बाद यहाँ पे हम इसका टोटल लेंगे। यहाँ नेशनल रेंट की हेडिंग तो इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको इन सब में यहाँ पे नेशनल रेंट के लिए जो है अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम सबको डैश करके, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका ले सकते हैं जो था हमारा 480। ठीक है, ये सब जो अमाउंट है ये सबको प्लस करके और माइनस करके आई है। माइनस कुछ भी नहीं होगा, प्लस होगा। जी, ये जो हमारे पास ये जी। टोटल है ये हमारे पास इन सब जी।